हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग मैग्नेटिज्म पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। बेसिकली मैग्नेटिज्म का एक पूरा कोर्स हम लोगों ने किया है ऑलमोस्ट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिया। आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से, सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होते हैं। आज हम लोग उन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम के लिए जो हमने अभी तक सारे टॉपिक्स कवर किए हैं मैग्नेटिज्म में, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल, ज़्यादा अच्छा होता अगर आप उनको एक बार देख चुके होते, लेकिन अगर नहीं भी देखा है कोई दिक्कत नहीं। अपन इस जो क्लास करने वाले हैं इसमें मैग्नेटिज्म के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम है, आईआईटी जैम के एग्जाम है, आज हम लोग फोकस करने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे। ठीक है ना। सीयूईटी का जो एग्जाम होने वाला है आपका 1-1.5 महीने बाद जो एग्जाम होगा, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम थे, लाइक बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, ठीक है, इनके जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस थे उन पे भी अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या रीजन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो क्या चीज़? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने का मेन तरीका है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो मेन प्रोसेस होता है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके दो हमारे पास लॉज होते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायट सावर्ट लॉ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। बायट सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। बायट सावर्ट लॉ और एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है। मैंने जो मैग्नेटिज्म के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। ये आपके जो मैंने नोट्स बनाने की जो सीरीज शुरू करी है, धीरे धीरे इन पर काम चल रहा है और मैग्नेटिज्म के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। उसमें भी ये सारी चीज़ें जो नोट्स हैं बिल्कुल प्रॉपर मैनर में तैयार किए गए हैं, कि एग्जाम को फोकस में रख के तैयार किए गए हैं। सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो उस पर अपन बात कर रहे हैं बायट सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। बायट सावर्ट लॉ में क्या होता है हमारे पास? सिंपल बायट सावर्ट लॉ, एक जो हमारे पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट की वजह से जो अगर उसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका है, शॉर्ट तरीका। किस तरह से निकालते हैं, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं जनरली। ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। जब इसको नॉर्मल फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं, जो इसका मैग्नेटिक डिवाइस फॉर्म होता है, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। दिस इज बायट सावर्ट लॉ। ठीक है। ये एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या करता है? ये बताता है कि क्लोज इंटीग्रल फॉर ये जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ, ये होता है हमारे पास बायट सावर्ट लॉ। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक लूप दिया गया होगा, मान लो हमारे पास कुछ करंट्स दी हुई हैं, है ना, कुछ वायर से जिसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है। हम एक क्लोज लूप कोई भी एक बनाते हैं और उस क्लोज लूप के लिए हम मान लो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम ये जो क्लोज लूप बना रहे हैं ये उस पॉइंट से पास हो रहा होगा जहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, म्यू नॉट लिखेंगे और वहां पर उस करंट का मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि इस लूप के अंदर इनक्लोज हो रही है। मान लो यहाँ पर I1 है इस वाले वायर में, इस वाले वायर में I2 है, इस वाले वायर में I3 है, इस वाले वायर में I4 है। I4 इस लूप के अंदर इनक्लोज नहीं हो रही है, इस वजह से I4 को वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे और हम क्या कर देंगे, सिंपल म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3। माइनस क्यों किया I3 को? क्योंकि यहाँ पर I1 I2 जो है लूप की दिशा में है, यानी उसकी डायरेक्शन में है, और I3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब गलत नहीं, अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने, तो ये बेसिक तरीके होते हैं जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम इन चीज कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आध कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये तो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन हो गई। दूसरी बात क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के बाद आती है फोर्स की कैलकुलेशन। किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन। मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन किस पे? फोर्स।
फोर्स की बात करेंगे तो किसी चीज पे, तो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। किस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फोर्स किसकी वजह से आएगा? फील्ड की वजह से। किस पे? चार्ज पे। स्टेशनरी चार्ज पे नहीं, चलते हुए चार्ज पे, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो स्टेशनरी चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगाने का काम करता है वो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा एक मूविंग चार्ज पे फोर्स करता है। और फोर्स लगाता कितना है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड बी में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, v क्रॉस b से उसके हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। मतलब क्या है? अगर मान लो ये एक वायर है, इसमें I करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एक वायर है, सॉरी एक चार्ज है Q, ठीक है, ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर की तरफ ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम देखना है कि सबसे पहले इसका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी डायरेक्शन क्या है। तो अगर तार में करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं? इस तरह से, है ना, इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम तार की करंट की डायरेक्शन में उठा रखेंगे और इस तरह से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। यानी यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा, है ना। यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, v ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो, v ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, v क्रॉस b, 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 फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। फोर्स जब अंदर की तरफ लगेगा तो ये चार्ज जो है इस तरह से अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरह से q v क्रॉस b को हम अप्लाई करते हैं। अब चूंकि चार्ज पे फोर्स लग रहा है, चूंकि चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है? मान लो कि हमारे पास एक ही वायर था, इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट कर रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन एक दूसरा वायर रख दें। क्या कर दें? एक दूसरा वायर रख दें जिसमें भी करंट फ्लो कर रही है, अब बहुत ध्यान से सोच, तो दोनों वायर्स में करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उस पर क्यू वी क्रॉस भी फोर्स लगता है। यानी इसमें भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन भाग रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन भाग रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो इसके द्वारा क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके चार्जेस पर फोर्स लगेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से इसके चार्जेस पर फोर्स लगेगा। देख, यहां पर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? नीचे। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? नीचे। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो क्यू वी क्रॉस बी करो, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? अंदर की तरफ, क्यू वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन को अपोजिट कर दोगे, यानी फोर्स किधर हो गया? इधर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे की तरफ, क्यू वी क्रॉस बी, वी नीचे बी ऊपर की तरफ, वी क्रॉस बी करो, फोर्स किधर आया? ये, चूंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। तो क्या हमने देख लिया कि जो दो वायर्स हैं अगर उसमें सेम डायरेक्शन करंट फ्लो कर रही है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप खुद सत्यापित करके देखेंगे, ठीक है। तो फोर्स कितना बन जाएगा? ये जो अगर इनफाइनाइट वायर्स हैं, अगर ये इनफाइनाइट वायर्स हैं तो इसकी हम पर यूनिट लेंथ के लिए हमेशा फोर्स डिफाइन करते हैं, और वो किस तरह से निकालता है? इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 है, तो इसमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। डी क्या है? इनके बीच का सेपरेशन है, F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। बातें क्लियर है? ये बात हमने करी फोर्स की। पहले हमने बात करी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन की, उसके दो तरीके, बायट-सावर्ट लॉ और एम्पियर-सावर्ट लॉ। फिर उसके बाद हमने बात करी फोर्स की चर्चा में हम चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब चूंकि चार्ज पे फोर्स लगता है, इसका मतलब ये है कि दो वायर्स अगर हैं उसमें भी करंट फ्लो कर रही है, मतलब एक वायर भी ऐसे समझो, एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस वायर पर भी फोर्स लगेगा, और अगर सोचो ये वायर नॉर्मल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर ये वायर किसी नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बी में, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू आई बी एल, या इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आप चार्ज को अपनी दिमाग में रख करके डायरेक्शन निकाल सकते हो, एल क्रॉस बी से भी डायरेक्शन। एल की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन होगी। एल की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन हो रहा है? बात समझ आ रही है? अच्छा, क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर और क्या हो सकता है आपसे, यहाँ क्या बोला सकता है? मान लो ये हमारे पास वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है,
जिसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है। अब बताओ लूप पे नेट फोर्स, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में भी एक तरह से आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो आप तब तक इसको सोचो, अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? क्या क्या हमने देखा? मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन बायोट-सावर्ट लॉ, बिल्कुल दिमाग में फॉर्मूला रटा होना चाहिए, किस तरह से करते हैं कैलकुलेशन। दूसरी चीज फोर्स की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तीसरी चीज क्या हमने देखी कि उस सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में हम इंटररिलेट कैसे करते हैं, कहाँ से हम एल क्रॉस भी करते हैं, कहाँ से हम इसको चार्जेस को इसमें करंट में और करंट को चार्जेस में रिलेट करके हम रिलेशंस को बना सकते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है। और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? और क्वेश्चंस आते हैं जब भी हम चार्जेस के पाथ पे फोकस करते हैं। मैंने यहाँ पर बात करी कि चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो उस पर फोर्स लगा है क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड में उसको एंटर करा रहे हैं, उसके पाथ क्या क्या हो सकते हैं, उसके पाथ क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको थोड़ी सी जगह बनाते हैं अपन। चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके पे क्या करें। मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में चार्ज को एंटर करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज को एंटर करा रहे हैं, तो वी क्रॉस बी अगर आप करोगे तो वी क्रॉस बी जीरो आएगा। यानी फोर्स कितना आएगा भाई, वी की डायरेक्शन भी ये है और बी की डायरेक्शन भी ये है, तो वी क्रॉस बी कितना आएगा, जीरो। वी क्रॉस बी अगर जीरो आएगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, जीरो। अगर फोर्स जीरो होगा इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है अगर किसी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करा रहे हैं तो उस पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लेकिन बहुत ध्यान से सोचो, तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर एंटर करा दें, वो ध्यान से सोचो, तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर एंटर करा दें, परपेंडिकुलर हमने एंटर कराया, परपेंडिकुलर जैसे ही हमने इसको एंटर कराया तो बहुत ध्यान से देखो, तो v ऊपर की तरफ है, v ऊपर की तरफ है और b इधर की तरफ है, तो v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो। या आप इसको थोड़ा सा तीसरे व्यू से देखोगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा। इसको आप इधर से खड़े होकर के देखो, इसको आप इधर से खड़े होकर के देखो, है ना, इधर से खड़े होकर के देखो तो ऐसा दिखेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है। यहाँ से आप खड़े होकर देखोगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये चार्ज पार्टिकल है, बी अंदर की तरफ है, वी क्रॉस बी करो, वी क्रॉस बी, वी ऊपर की तरफ, बी अंदर की तरफ, वी ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ। यानी आप अगर सामने से खड़े करके देख रहे हो, सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया है, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया है, बहुत ध्यान से विजुलाइज करना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया है, बहुत ध्यान से देख, तो v इधर की तरफ और b उधर की तरफ, v क्रॉस b कर, v क्रॉस b कर, v क्रॉस b कर, v क्रॉस b इधर की तरफ आएगा। यानी चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करते करते आपके साथ घूम जाएगा। फिर जैसे वो घूमेगा तो v इधर की तरफ हो गया, v किधर हो गया, इधर की तरफ, विजुलाइज हो रहा है, v इधर की तरफ हो गया। और जैसे v इधर की तरफ हो, v क्रॉस b फिर से कर, v इधर b उधर, v क्रॉस b कर, फोर्स नीचे आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल फिर घूम गया। यानी आपके सामने चार्ज पार्टिकल एंटर किया वैसे करके घूम जाएगा और एक सर्कुलर पाथ ले लेता है, और एक सर्कुलर पाथ ले लेता है इस तरह से, इस तरह से सर्कुलर पाथ ले लेता है। इसकी रेडियस किस तरह से निकालेंगे, रेडियस किस तरह से निकालेंगे, इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, किसी मान लो किसी इंस्टेंट पर यहाँ है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगा होगा mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। और इसको जो एक्चुअल जो इसके लिए सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा है वो क्या है हमारे पास, qv क्रॉस b या qvb, ठीक है। तो qvb जो है वो एक्चुअल फोर्स है और हमारे पास सूडो क्या है, mv स्क्वायर बाई r। एक्चुअल में तो यही जो है जो कि हमें इसका जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इन दोनों से हम बैलेंस कर सकते हैं, v से v मर गया, r की वैल्यू क्या आ गई, mv बाई qb, mv बाई qb, आ गया mv बाई qb। अब यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, या ऐसे कर सकते हैं 2 पाई r पूरा टाइम अपॉन वेलोसिटी, अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पर इस फॉर्मूले को रख, क्या आ जाएगा, 2 पाई r की जगह पर mv बाई qb और इंटू v, तो क्या आ गया 2 पाई m बाई qb। ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड पता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं क्या होता है 2 पाई बाई t, 2 पाई बाई t, तो क्या आ जाएगा qb बाई m, ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी qb बाई m। बात क्लियर है। अब क्या बात करें कि अगर हम इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर एंटर में कराएं, अगर हम किसी एंगल पर एंटर करा दें इस तरह से, थीटा एंगल पर एंटर करा दें, तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट करो, दो कंपोनेंट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, एक इधर आएगा हमारे पास, ये मेन v था, अब भूल जाओ कि हमने इसको परपेंडिकुलर, अब इसको हमने थीटा पे कराया, थीटा पे कराया तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इधर क्या आ जाएगा u cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा u sin थीटा।
ध्यान से देखो, हमने दोनों केसेस को मिक्स कर दिया, पैरेलल भी वेलोसिटी मिल गई और परपेंडिकुलर भी वेलोसिटी मिल गई। पैरेलल वेलोसिटी क्या करेगी, उसको आगे की तरफ पुश करेगी, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या करेगी, उसको सर्कल करा देगी, उसको सर्कल करा देगी, और जैसे सर्कल कराएगी और उसको आगे की तरफ भी पुश हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। याद रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, और एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब ये है कि अब जो आगे की तरफ वाला एक्सेलरेशन है वो जीरो। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, एक वेलोसिटी, भाई हमने किसी थीटा एंगल पे एंटर कराया, दो कंपोनेंट होगा, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला कोशिश कर रहा है उसको आगे ले जाने का, और परपेंडिकुलर वाला कोशिश कर रहा है उसको सर्कल कराने का। तो अब वो सर्कल भी करेगा, आगे भी जाएगा, यानी सर्कल भी करेगा, आगे की तरफ जाएगा, यानी स्प्रिंग बनेगी, स्पाइरल नहीं सॉरी हेलिकल पाथ बनेगा, है ना, स्पाइरल नहीं हेलिकल। स्पाइरल 3D 2D में होता है, हेलिकल 3D में, है ना, स्प्रिंग जैसा कुछ बनेगा। तो और कांस्टेंट पिच होगी उसकी। पिच क्या होती है, पिच होती है दो चक्करों के बीच की संख्या, सॉरी दो चक्करों के बीच की दूरी, डिस्टेंस, इस तरह से पाथ बनेगा, ये होती है पिच, ये होती है पिच। मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया, सब कुछ आप देख सकते हो जाकर के, अगर इसमें आपको जल्दी जल्दी लग रहा है, थोड़ा सा एडवांस मतलब तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक सेशन में हम लोग काफी चीजें कवर कर सके, ठीक है। ये होती है पिच। इस पिच को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यू कॉस थीटा इंटू टी। भाई डिस्टेंस कैसे करते हैं, यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ इटी, चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो सिर्फ यूटी आएगा, और यू क्या है डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा, टी हम जानते हैं निकालना, 2πm/qb, पिच निकल आई। रेडियस हम निकालना जानते ही है, क्या सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लिए। अब मान ले मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटर करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने एंटर करा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब हम चार्ज को अगर एंटर कराएंगे, अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर चार्ज को एंटर कराया तो अब क्या होगा, चार्ज पे भाई क्यूवी क्रॉस भी तो जीरो है, इधर की तरफ कुछ फोर्स लगेगा, क्यू ही लगेगा इस पे, ई भी इधर की तरफ है और बी भी इधर की तरफ है, ठीक है। क्यूवी क्रॉस भी तो जीरो है, लेकिन क्यू ही लग रहा है इस पे। जब क्यू ही लग रहा है तो इसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगा, लेकिन जब केवल बी था तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं था, ये बातें ध्यान रखनी है। अब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई फोर्स था अपॉन एम, फोर्स बाई एम, ये हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन डायरेक्शन। क्या बातें क्लियर है। अब मान लिया हमने इसको परपेंडिकुलर एंटर कराया, मान लिया हमने परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात कर रहे हैं, पहले हमने कल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात करें। मान लो अगर परपेंडिकुलर एंटर करा रहे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर पार्टिकल को सर्कल करा देता है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको आगे की तरफ ही फोर्स लगेगा ना, तो सीधा सीधा रिलेशन होता है फिजिकल टू क्यू ई, तो वो तो उसको आगे की तरफ ही ले जाना चाहेगा, यानी एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम के साथ में, तो ये इसको सर्कल भी कराएगा और आगे भी ले जाएगा। लेकिन चूंकि इसके पास एक एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से इसकी जो पिच होगी वो लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा और वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो पिच लगातार बढ़ती चली जाएगी। वही बात होगी अगर वहां पर हम इसको तिरछा भी अगर एंटर कराते, तिरछा भी एंटर कराते तो क्या होगा कि इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, सेम, उसको सर्कल करा देगा। इधर वाला कंपोनेंट एक्सीलरेशन तो पहले से ही है, इनिशियल वेलोसिटी वो मिल जाएगी। यानी अब इस केस में जो हम यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर लिखेंगे, तो पहले केस में क्या था, जब उसको परपेंडिकुलर एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे यूटी भी जीरो हो रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन था। इसमें क्या होगा, यूटी वाला टर्म भी है और हाफ इटी स्क्वायर वाला टर्म भी है, तो पूरा ऐड होकर के इसमें अलग थोड़े से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन केस सेम है। क्या बात है क्लियर है, किस तरह से हमारे पास पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से वो अपना रोल प्ले करता है। तो ये हमने कुछ बातें करी, ठीक है। इसके बाद क्या हम बात करते हैं, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम कि एक्चुअल में वास्तविकता में अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो, अगर हम कर्ल और डाइवर्जेंस की बात कर सकते हैं, कर्ल क्या, डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट बी, डेल डॉट बी क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कोई भी ऐसे, देखो भाई ऐसे मैग्नेट, इस पर बहुत डिटेल में मैंने बात करी, ठीक है। ये मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, यहाँ से लाइन्स निकलती है, इसमें जाती है ना, ऐसा होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से इसकी तरफ आती है ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो वास्तविकता में क्या होता है, इस नॉर्थ पोल से जितनी लाइन, जिस तरह से लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी लाइंस अंदर भी आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल आने वाली लाइंस और टोटल जाने वाली लाइंस बराबर है, टोटल आने वाली लाइंस और टोटल जाने वाली लाइंस बराबर है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, कुछ लाइंस बाहर निकल रही हैं, डाइवर्जेंस पॉजिटिव, और डाइवर्जेंस नेगेटिव का मतलब कुछ चीजें कन्वर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे ना डाइवर्ज हो रहा है ना कन्वर्ज हो रहा है, तो वास्तविकता में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डाइवर्ज भी हो रहा होता है, कन्वर्ज भी हो रहा है, तो टोटल समेशन क्या होता है, जीरो। इस वजह से डाइवर्जेंस क्या आ जाता है इसका, जीरो। इसी तरह से बोलते हैं कि मोनोपोल नहीं होता है कभी भी, हमेशा डाइपोल होता है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ अगर सिर्फ होगा तो वहाँ पर आने वाली चीजें तो होंगी ही नहीं ना, इस तरह से डाइवर्जेंस वहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो वास्तविकता में ये चीजें होती हैं। अब अगर हम कर्ल की बात करें तो कर्ल की बात करें तो डेल क्रॉस बी क्या होता है, डेल क्रॉस बी क्या होता है, डेल क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट इंटू जी, म्यू नॉट इंटू जी। और ये हम सिर्फ अभी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना, डी ई बाई डी टी।
शायद मैंने सही लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक कर लेना इसको, शायद म्यू नॉट यहाँ पर नहीं होता है। हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, इस तरह से टर्म आता है। इसको अभी इस चैप्टर में अगर केवल मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या इधर हम आगे जब बढ़ते हैं तब समझते हैं, अभी सिर्फ इस टर्म को हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, बाकी जब पूरा मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये आता है मेरे पास, ये हमने कुछ बातें करनी थी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में और वेक्टर पोटेंशियल में रिलेशन आता है। मैग्नेटिक फील्ड में और वेक्टर पोटेंशियल में क्या होता है, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है, ये कुछ हमने बातें करी थी, ये हमने पूरा थोड़ी सी देर में जो भी 10-15 मिनट का टाइम लगा हमने पूरा रिवाइज किया। और इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, CUET पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे हम फोकस करेंगे ताकि देखें किस तरह से क्वेश्चंस हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ठीक है, इसको उतारो। तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने शीट आपको दी हुई है मैग्नेटिज्म की, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, IIT जैम वगैरह सारे क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, मेरे पास लिखे हुए क्वेश्चंस हैं वही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बोला गया है हमारे पास एक सेटअप इस तरह से दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यह सारे हम लोग CUET के लिए बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हालांकि ये जैम के लिए भी सेम ही कारगर है, सेम ही क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट सेम सिलेबस है दोनों के लिए, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम आते हैं। ठीक है, तो आप दोनों के लिए समझ सकते हैं। CUET PG वालों के लिए, UG वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरह का सर्किट दिया गया आपको, ये इस तरह से, इधर ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इधर इनफाइनाइट तक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इस पूरे सर्किट में करंट आई फ्लो कर रही है। आपसे बोल रहा है कि इस सर्किट की जो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट नहीं, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल कैपिटल आर। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, या जो सेंटर है इस पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास दो तरीके थे, एक बायट-सावर्ट लॉ और एक हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ। उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, लाइक हमारे पास जो वायर है हमारे पास डेफिनेट लेंथ का वायर है, θ1 और θ2 एंगल बना रहा है उस पॉइंट से जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, θ1 एंड θ2 एंगल बना रहा है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आता है दैट इज, वो आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 4 पाई, ये जो रिलेशन जो भी डिस्टेंस उसको अगर आप डी मान लो तो डी लिख लो, 4 पाई डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करी जाए तो हम किस तरह से निकालेंगे कि θ1 का, इनफाइनाइट के लिए अगर बात करें, इनफाइनाइट के लिए θ1 θ2 दोनों क्या कर देंगे 90, साइन 90 हो जाएगा 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। और सेमी इनफाइनाइट की बात करें, सेमी इनफाइनाइट के लिए θ1 कर दो आप 0 और θ2 कर दो 90। 0 क्यों कि यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या है, इस तरह का कुछ वायर बनेगा, इस तरह का वायर बनेगा, एक तरफ तो यहाँ तक फिक्स है। ठीक है, यहाँ तक फिक्स है, लेकिन एक तरफ 90 तक जा रहा है, यानी यहाँ 0 बनेगा, यहाँ पर 90 एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। ठीक है, सर्कल के लिए क्या होता है, जब हम सर्कल की बात करते हैं, जिसकी रेडियस आर है, तो इसके सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ये होता है सर्कल के लिए। और जब भी हम बात करते हैं सेमी सर्कल के लिए तो म्यू नॉट आई बाई 4r कर दो, आधा कर दो इससे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेमी सर्कल के लिए। ठीक, अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूलों की थोड़ी सी बात करी। अब हमें इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि इस तरह का सेटअप दिया गया, आपको यहाँ पर सेंटर पे निकालना है। अब वो ध्यान से देख, तो 3 चीजें बन रही हैं यहाँ पर, एक हमारे पास ये सेमी इनफाइनाइट वायर, एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, और एक हमारे पास ये रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या 3 चीजें दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। ओके, बहुत ध्यान से देख, तो इस वाले वायर को अगर हम अलग से बनाना चाहें तो इस तरह से बनाना, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर को अगर हम अलग से बनाए तो यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। वो ध्यान से देख, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर की लाइन में निकालना है। और अगर वो ध्यान से सोचो तो हम जब बायट-सावर्ट लॉ लिखते हैं तो वहां पर हम क्या लिखते हैं कि बायट-सावर्ट लॉ हमने क्या लिखा था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू dl क्रॉस आर।
मैंने शायद अभी जो बायट सर्ट लिखा था वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लगाया था और इधर डीबी लिखा हुआ था, उसको करेक्ट कर लेना आप। अगर यहाँ पे आप डीबी लिख रहे हो तो फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अपॉन आर क्यूब। तो डीएल क्रॉस आर करते हो आप, डीएल क्रॉस आर करते हो तो डीएल का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होती है, जिस डायरेक्शन में करंट होती है, तो डीएल की डायरेक्शन मतलब ये है। और आर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका पॉइंट होता है, तो पॉइंट भी आपका क्या उसी डायरेक्शन में है, पॉइंट भी आपका क्या उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप डीएल क्रॉस आर करोगे, डीएल क्रॉस आर जीरो आ जाएगा, यानी इनकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा वो जीरो होगा, यानी ये तो खत्म ही हो गया। बचा क्या, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, सेमी सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आती है, म्यू नॉट आई बाई 4r। यही आंसर है, यही आंसर है। आपके ऑप्शंस दिए हुए थे कुछ इस तरह से, म्यू नॉट आई बाई 2r 1 प्लस, इस तरह से दिए हुए थे कि म्यू नॉट आई बाई 2r 1 बाई 2 प्लस 1 बाई पाई, ये ऑप्शन 1 था। दूसरा ऑप्शन था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। तीसरा ऑप्शन था म्यू नॉट आई बाई 4r। क्या यही सही ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन था म्यू नॉट आई बाई पाई r, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या क्वेश्चन समझ रहे हैं किस तरह से पूछ जाते हैं कि आप उनको देखो कि सर्किट्स को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हो। उन जब सर्किट को आप ब्रेक कर लोगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा कि तो थोड़ा कॉमन सेंस, यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस था। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे इसको समझ जाएं कि उसकी लाइन में है तो आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा म्यू नॉट आई बाई 4r, ठीक है। इसको आप नोट करो और फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सपोज अ लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट आई। आप शीट में देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सपोज अ लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक वायर है जिसकी रेडियस आर है, कैरीज यूनिफॉर्म करंट आई, करंट कैरी कर रहा है और बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर इनसाइड द वायर। यहाँ पे एक मोटे वायर की बात करी गई, इनसाइड वायर है, सॉलिड वायर है, ठीक है, इस तरह से दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस तरह का वायर दिया गया है, सॉलिड इनफाइनाइट वायर समझ सकते हैं आप, सॉलिड है और इनफाइनाइट है ये, ठीक है, इनफाइनाइट है। और आपसे बोल रहा है कि इसकी जो रेडियस है दैट इज आर, दैट इज आर, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज आई, है ना। पूरे में करंट फ्लो कर रही है, तो आप साइड में सिर्फ दिखा दे रहे हैं, बहुत यहाँ पे गिच पिच हो जाएगी, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि इससे आर दूरी पर हमें, अंदर ही इसके आर दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करने के क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जिस भी पॉइंट पर आपसे बोला गया है इसको सिंपल इनफाइनाइट जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको हैंडल करने का सबसे आसान तरीका होता है एम्पियर सर्किट लॉ। आप वहाँ पर एक एम्पियर्स लूप बनाओ, वहाँ पर आप एक एम्पियर्स लूप बनाओ, और जो वायर है उसके केस में, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है उसके केस में सबसे अच्छा जो हमारे पास जो एम्पियर्स लूप है दैट इज सर्कल। दिस इज सर्कल, दिस इज 3D, है ना, समझ रहे हो, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं अपन, ठीक है, नॉट अ सो गुड ड्राइंग बट ठीक है, काम चला तो बन रहा है, ठीक है। इस एम्पियर्स लूप के लिए आप बी डॉट डी एल लिखो, बी डॉट डी एल लिखो, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है, आई इनक्लोज्ड बी डॉट डी एल। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट करना है, देखिए, ठीक, डी एल, इसके लिए डी एल कितना आएगा पूरे कर्व के लिए, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। इसके अंदर आई इनक्लोज कितना होगा, आई इनक्लोज होगा, टोटल करंट है आई और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास इस एरिया में पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर में टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये होगा करंट डेंसिटी एक तरह से, ठीक है, इनटू इतनी डेंसिटी, सॉरी इसका एरिया कितना, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा हमारे पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है? आई इनक्लोज किस तरह से निकाला भाई, हम क्या करेंगे भाई, राम के पास 10 सेब है, एक सेब की कीमत बतानी, तो आई टोटल है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट पाई आर स्क्वायर में, हमें निकालना इतने में, तुमने पूरे का डिवाइड करा के उतने का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। आ गया ये पाई ने पाई को ये मार दिया, ठीक है, एक आर से एक आर मर गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। यही आंसर है, यही आंसर है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन ए है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ऑप्शन बी है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, ऑप्शन सी है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी है म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाक से लिखो। समझ आ गया ना? अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, इसको आप उतारो। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इनसे पूछ जाते हैं कि आपको एक वही सर्किट दिया, सर्किट टाइप में क्या मतलब, आपको वही करंट कैरिंग वायर्स और उसका रिंग्स का एक
संतुलित कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मतलब किसी भी तरह का इस तरह से दिया होगा, करंट दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा, काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी उसी पे है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, ये एक एल शेप्ड है और यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, बात क्लियर। करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इस वायर में, ठीक है, इधर इन्फिनिटी तक ये गया, इधर ऊपर इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे, दोनों से 1 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है। आपसे बोला गया इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करना है। क्या कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। पहले देखो डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा, क्योंकि काफी जगह पर दिक्कत आती है जब आप अलग अलग सिस्टम्स की वजह से कैलकुलेट तो कर लेते हैं लेकिन उनको वेक्टोरियली जोड़ नहीं पाते। देखो यहाँ पे वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर अंदर की तरफ। इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से किधर आएगा, देखो ध्यान से, करंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। यानी दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो अंदर की तरफ आएंगे, डायरेक्ट हमें जोड़ देना है। यानी हम एक की वजह से निकालेंगे, उसको कर देंगे डबल। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या यहाँ पे बात क्लियर है, ठीक है। तो एक की वजह से निकालने का तरीका क्या है, इस तरह से, एक ऊपर इन्फिनिटी तक गया है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे आपका पॉइंट है, ठीक है। और ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये दूरी भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और ये दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो बहुत ध्यान से देखो भाई, ये दूरी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो गई, ये दूरी भी कितनी हो गई 1, क्योंकि ये भी 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये एंगल कितना हो गया 45, tan 45, तभी तो ये 1/1 आएगा, तभी 45 बनेगा। और इधर वाला एंगल कितना है 90, इधर वाला एंगल कितना है 90। यानी b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आती है हमारे पास μ0 I/4 पाई r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बात क्लियर, क्या आ जाएगा यहाँ से, μ0/4 पाई की वैल्यू रख दो, ठीक है। क्या होती है 10⁻⁷। करंट की वैल्यू आपको दी गई है 1 एम्पियर, 4 पाई तो हमने इसमें हो गया। r की वैल्यू कितनी है, या 4 पाई r लिखो, 4 पाई d लिखो, 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, थीटा 1 कितना हमारे पास, थीटा 1 हमारे पास है 90, थीटा 1 है 90, और साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 कितना है 45। बस वैल्यूज रख के आंसर निकाल दो, वैल्यूज रख के आप इसको सॉल्व कर लो। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी इसका करेक्ट हो सकता है। आप इसमें ऑप्शन लिख के दे रहा हूँ, चेक कर लेना कौन सा मिल रहा है। 1.2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया गया आपको 3.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ऑप्शन सी दिया गया आपको 6.9 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ऑप्शन डी आपको दिया गया है 4.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ऑप्शन ई आपको दिया गया है 2.1 इंटू 10⁻⁵, 5 ऑप्शन थे इसमें, ठीक है। इस तरह से 5 ऑप्शन आपको दिए गए, आप चेक करके देख लेना इसको सॉल्व करने पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, पक्का, उतारो। तो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि थोड़ी सी फोर्स की बातें करी गई। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। मतलब आपको दिया गया है कि रिजिड करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ABCD है, वो डिस्टेंस पर रखा हुआ है, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर से जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है। कुछ इस तरह से फिगर में दिया, आप डायरेक्ट फिगर देख लो समझ आ जाएगा। मतलब एक वायर है इस तरह से, है ना, इस फिगर आपको दिया गया उसमें, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है और इससे L दूरी पर, इससे L दूरी पर L ही साइड का एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। इसकी साइड कितनी है L, ठीक है। जिसमें करंट फ्लो कर रही है I2 और क्लॉकवाइज है, I2 करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस वायर, और 5 ऑप्शन आपको दिए गए। नेट फोर्स जो उसमें पहला ऑप्शन है रिपल्सिव है, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया, दूसरा रिपल्सिव मैग्नीट्यूड, अट्रैक्टिव इस तरह से। पहले तो आपको देखना रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, ओके। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। अब चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ इस वायर की वजह से हमें इस पे फोर्स निकालना है, यानी जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए फोर्स का, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इस वायर की वजह से होना चाहिए। बहुत ध्यान सोचो, तो जब हम टोटल फोर्स लिखते हैं किसी एक वायर पे, फोर्स लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ILB, हाँ। तो जो B लिखते हैं वो लिखते हैं जो कि सोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और फोर्स लिखते हैं उस जिस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो इस वाले वायर की वजह से लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखो ध्यान से, तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा अंदर की तरफ है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये मत सोचना कांस्टेंट बनाया हुआ है, ये कांस्टेंट नहीं है। आगे ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप बाहर पीछे जाते जाओगे वैसे कम होता जाएगा, है ना। यहाँ पर ज्यादा होगा, धीरे धीरे दूर कम होता जाएगा, ओके।
बहुत ध्यान से देखो, तो हमें 4 हमारे पास दिए हुए हैं हमको कि 4 हमारे पास इसके साइड्स है। ओके, अभी इस साइड पे फोकस नहीं करते, पहले इस साइड पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है, तो आप एल क्रॉस भी करोगे, एल क्रॉस भी करोगे, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ। लेकिन 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 ये पूरे पे फोर्स हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर भाई उसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए ना, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन लेकिन हम छोटे से एलिमेंट के लिए तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, छोटे से एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास, आप एक बड़ा सा मेथड लिख के एक एक एलिमेंट की वजह से लिखो, उसको इंटीग्रेट करो, फिर इधर निकालो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें कि आप यहाँ पर मान लो किसी भी हमने एक एलिमेंट को, कोई भी रैंडम एलिमेंट चुन लिया हमने, ठीक है, मान लो ये एलिमेंट हमने चुन लिया, इस एलिमेंट की दूरी यहाँ से है x, इस एलिमेंट की दूरी यहाँ से है x। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इस x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। इसमें कोई दिक्कत? फोर्स जो इस मैग्नेटिक फील्ड पे लिखेंगे, सॉरी इस एलिमेंट पे लिखेंगे, वो इधर की तरफ आएगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू आई, इसका लेंथ हमने मान लिया dx, इस एलिमेंट की लेंथ हमने मान ली dx, तो i dx इंटू बी कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, बहुत ध्यान से सोच, तो इस फोर्स की डायरेक्शन इधर आई है, बहुत ध्यान अगर सोच कि यहाँ से हम x दूरी पर जाके यहाँ पे एक dx लेंथ का एलिमेंट लेंगे, तो उस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, चूंकि यहाँ पर करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और मैग्नीट्यूड क्या उसका बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से x है, मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे आप यही आएगा, फोर्स लिखोगे आप यही आएगा। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, सेम है बिल्कुल और अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली आप किसी भी डिस्टेंस पर जाकर क्या फोर्स लिखोगे, उसकी डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट आएगी, यानी इस पूरी साइड की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा और इस पूरी साइड की वजह से फोर्स लगेगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बची कौन सी साइड? ये और ये और ये। अब देखना क्या है, इन पे लिखते हैं फोर्स। अब देखो ये वाली साइड है, इसमें करंट जा रही है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस भी करोगे, फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रही है इधर की तरफ, करंट जा रही है इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस भी करोगे, फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। इसको मैंने बड़ा बनाया, इसको मैंने छोटा बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पॉइंट पास में है। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखो इस पॉइंट पर, इस वाले वायर के लिए, इसको थोड़ा सा एक बार और बना लेते हैं। अब हमारे पास केवल ये सिस्टम बचा हुआ है। ठीक है, ये एल पर है, ये भी दूरी एल है, तो टोटल हो गई 12, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, ये दूरी हो गई 12। ठीक है, इसमें करंट इधर की तरफ है, इसमें करंट इधर की तरफ है, इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ बड़ा वाला, इस पे ऊपर लगेगा इधर लगेगा छोटा वाला। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, हमारे पास पहली बात तो ये कि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई कि जो नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या, तार की तरफ आ रहा है, इसका मतलब तार को वो अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक आंसर तुम्हारे पास क्लियर है कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। अब बात करते हैं फोर्स होगा कितना। इस वाले वायर पर जब लिखेंगे तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल, और फोर्स क्या जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1। ठीक है, यहाँ पर भी I1, यहाँ पर I2। ठीक है, म्यू नॉट क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी IBL होता है ना, तो इसमें करंट कितनी I2, तो I2 इंटू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई एल इंटू एल। भाई IL भी होता तो I लिख दिया I2, B लिख दिया दिस, और L क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी लेंथ कितनी L, तो L से L कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। ये आ गया। यहाँ पर लिखो, इसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, इसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट I1, यहाँ पे I1 करंट है ना, इसमें I2 है। ठीक है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई, अब यहाँ पे दूरी कितनी है 12, यहाँ पे दूरी कितनी है 12। सही है, फोर्स लिखो, फोर्स क्या जाएगा, फोर्स आ जाएगा I2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ये है म्यू नॉट इंटू I1 बाई 4 पाई एल, 4 पाई एल इंटू लेंथ कितनी है L, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई। बस करना क्या है, दोनों को जैसे भाई नीचे वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला बड़ा वाला है हमारे पास म्यू नॉट I1 I2
बाई 2 पाई, और छोटा वाला कितना है म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई। क्या इसके सिंपल आधा है, घटा दो, कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा ये। और नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास रिपल्सिव ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, रिपल्सिव तो है नहीं, दूसरा भी रिपल्सिव है, तीसरे में अट्रैक्टिव लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होगा 3 म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2। क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका चौथा क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I1 I2, यानी यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 और अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, जीरो तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई डाउट? कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, कुछ टॉपिक्स हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, मतलब ऑलमोस्ट मैग्नेटिज्म के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए, और कोशिश करी कि आपको एक क्लास में मैग्नेटिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर कराया जा सके। जो क्वेश्चंस इसमें नहीं थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, वैसे मैंने आपको बताया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस और आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था वो चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड पाथ क्या हो सकता है उसका, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या कभी कभी उसकी पिच वगैरह पे क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइम पीरियड पे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन और जनरेट हो सकते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, मैंने मैग्नेटिज्म हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली आप नोट्स जो है इसके डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट नोट्स है मैग्नेटिज्म के, फर्स्ट नोट्स हैं, आप देखो किस तरह से वो उसमें मैंने क्रिएट किया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आप करो, देखो, नोट्स पढ़ो, समझ आएगा, अच्छा लगेगा आपको। रिव्यू जरूर देना नोट्स का, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे बताना जरूर कि किस तरह के बाकी नोट्स पे काम चल रहा है, मैग्नेटिज्म के कंप्लीट हो गए तो मैंने आपको सोचा दे दो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।